उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला विक्की, जो कि पूरे 2 साल बाद आज जेल से छूटा है। वैसे तो उसकी सज़ा 3 साल की थी, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे रक्षाबंधन से 2 दिन पहले रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है अच्छे व्यवहार को देखते हुए। तो वह जैसे जेल से छूटता है तो उसके बाद अचानक से उसे अपनी पत्नी की याद आती है और साथ में एक और बात याद आती है। दरअसल आज से 2 साल पहले जब उसे सजा हुई थी, तो सजा होने से पहले उसकी पत्नी, जिसने उसके साथ भागकर शादी की थी, वह अपने भाइयों के लिए रोया करती थी और कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला था। तो इसीलिए जो पत्नी होती है वह कहती है कि इस बार कैसे भी करके अपने भाई को राखी बांधने के लिए मैं जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, इस बार चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को बुलाकर तुम्हें राखी जरूर बंधवा दूंगा। ऐसा कहकर वह बड़े खुश थे, लेकिन उसी दौरान जिस ट्रक को विक्की चलाया करता था, उस ट्रक को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसा सामान मिल जाता है जिसे लेकर उसे सजा हो जाती है। और पूरे 3 साल की सजा हुई थी और उसमें से 2 साल बाद वह अपनी सजा को काटने के बाद वापस लौटता है। तो अब 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। वह मन ही मन सोचता है कि 2 दिन और कहीं रुक लेता हूँ और उसके बाद रक्षाबंधन वाले दिन जाऊँगा अपनी पत्नी के पास और उसे लेकर उसके भाई के पास ले जाऊंगा और उसे राखी बंधवाऊंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी जुगाड़ मुझे करना पड़े। ऐसा सोचकर वह खुश होता है और 2 दिन और ऐसे ही काटने के बाद जब तीसरे दिन रक्षाबंधन होता है, तो रक्षाबंधन वाले दिन सुबह सुबह वह अपने घर पर पहुंचता तो है, लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है तो वह एक जवान और खूबसूरत लड़के के गले लिपटी हुई थी और फूट फूट कर रोई जा रही थी। घर तो वही था, लेकिन उस घर की जो नेम प्लेट थी वह बदल चुकी थी। अब इसको देखकर एकदम से जो पति होता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि संजना, क्या तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी थी दूसरी शादी करने की? अब इस बात को सुनकर पत्नी, जो उस व्यक्ति के गले लगकर रो रही थी, वह एकदम से सहम जाती है। इधर जो व्यक्ति होता है वह भी सहम होकर पीछे हट जाता है और उसके बाद जो पत्नी है वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन तभी वो कहता है कि जो मैं देख रहा हूँ उससे ज़्यादा और क्या समझूंगा, घर की नेम प्लेट भी अलग है और ये देखो, ये भी कोई और व्यक्ति घर के अंदर है। ऐसा कहकर वह एकदम से पीछे मुड़ता है। पत्नी उसको आवाज़ लगाती रहती है, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है और वहाँ से अपने घर की तरफ जाने या वहाँ से गंगा घाट की तरफ जाने लगता है। जैसे ही पैदल पैदल जा रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में ढेर सारी बातें आ रही थी कि किस तरह से उन लोगों ने शादी की थी और उन दोनों की लव मैरिज थी। इस लव मैरिज से लड़की के घर वाले तो क्या, लड़के के घर वाले भी नाराज थे और यहाँ तक कि उसके जो पिता थे उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। लेकिन उसके बाद भी जो विक्की होता है, उसने जब संजना से शादी कर ली थी तो अपनी पत्नी संजना को संसार की सारी खुशियां देने का वादा किया था और साथ में उसके मेहनत कर करके, यानी कि ट्रक ड्राइवरी वो किया करता था, ट्रक ड्राइवरी कर करके उसने इतना पैसा कमाया जिस पैसे से उसने अपना एक घर लिया और उस घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ रहा। उसको एक बेटा भी हो गया, लेकिन अभी जब वह जेल चला गया तो उसके बाद उसकी पत्नी बेवफा हो गई। इस बात को सोच सोचकर उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके बाद वह भागता दौड़ता सीधा गंगा घाट पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर बहते हुए पानी को देखकर बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है और सोचता है कि क्या फ़ायदा इस जिंदगी का, इससे अच्छा तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही विदा कर देता हूँ। वह ऐसा सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसके पास एक व्यक्ति आता है और वो जो व्यक्ति होता है वह और कोई नहीं, उसका वही वकील था जिस वकील ने आज तक उसकी पैरवी की थी। और जैसे वो वकील साहब को यहाँ पर देखता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वकील साहब यहाँ के नहीं हैं। अब वह देखकर कहने लगता है कि वकील साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसके बाद वो कहता है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी का फ़ोन आया था कि तुम घर से ऐसे ऐसे निकल आए। तो यहाँ पर जो विक्की होता है वो कहता है कि नाम मत लो उस बेवफा का, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेहनत की, मेहनत करके घर बनाया और उसे संसार की सारी खुशियाँ दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसा कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो कहते हैं कि पागल तो नहीं हो गए, वो बेवफा हो ही नहीं सकती और ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुमने देखा है। तो यहाँ पर जो विक्की है वो कहता है कि मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और विक्की की आंखों में आंसू होते हैं और वह बार बार गंगा की तरफ देख रहा था, बहती हुई नदी की तरफ, गंगा मैया की तरफ, और सोच रहा था कि इसमें छलांग लगा देता हूँ, क्या फ़ायदा इन बातों को करने का। लेकिन तभी जो वकील साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम हो गए हो पागल, जो देखा उसे देखकर ही अपने दिमाग में अंदाजा लगा लिया और ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी बेवफा है। तो उसके बाद वो कहने लगता है
कि दरअसल उस टाइम पर वो एक दूसरे के गले लग रहे थे। तो तभी यहाँ पर वकील साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि आज कौन सा दिन है, तो वो कहता है कि रक्षाबंधन है। तो उसके बाद वो कहता है कि रक्षाबंधन को भाई बहन एक दूसरे के गले नहीं लग सकते। इस बात को सुनकर जो विक्की होता है वो थोड़ा सा सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि फिर जो मकान है उसकी नेम प्लेट भी तो बदली हुई है। तो यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो कहते हैं कि नेम प्लेट इसलिए बदली हुई है क्योंकि उस मकान को तुम्हारी पत्नी बेच चुकी है और बेचने वाले से कह दिया था कि देखो मकान तो तुम्हारा रहेगा, लेकिन जब तक मेरे पति जेल से नहीं छूट कर आ जाते तब तक आप जो है मेरा जो सारा किराया है उसे बेशक अभी से इस रकम में से काट लो, लेकिन मैं इस घर के अंदर ही रहूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से कहीं चली गई तो फिर पति न जाने कहाँ कहाँ मुझे ढूंढते हुए फिरेंगे। तुम्हारी पत्नी तो वो देवी है जिसकी कोई होड़ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तुम जेल चले गए थे ना, और तुम्हें जेल किसने भेजा ये तुम्हें उससे पहले मैं बता देता हूँ। दरअसल तुम्हें जेल भेजने के पीछे तुम्हारे छोटे भाई का हाथ था। यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वह तुम्हें जेल भेजने के लिए उस ट्रांसपोर्टर को पैसे देता है, और ये बात अब बाद में निकल कर आई है क्योंकि उसने मुझे जो तुम्हारा लेटर था अपना एक लेटर दिया था, और लेटर देने के बाद कहा था कि इसे अब पढ़ लेना ज़रूर से। लेकिन पढ़ने के बाद जब मैंने पता किया तो तुम्हारा छोटा भाई इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। दरअसल उसके छोटे भाई ने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया था क्योंकि वह इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया था। उस लेटर के अंदर जब मैंने खोलकर देखा तो उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अपराध किया है, जो अपने ही भाई को सलाखों के पीछे करवा दिया इस प्रॉपर्टी के लालच में। क्योंकि जब प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाती है तो उसी समय उसकी जो पत्नी होती है वह उससे कहती है कि अब देखो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम आ गई है और तुम ऐसा करो उस प्रॉपर्टी को बेच दो। लेकिन जो पति होता है वह कहता है कि नहीं, बेचे क्यों, बच्चों के काम आ जाएगी। लेकिन उस प्रॉपर्टी की वजह से उसकी पत्नी जो होती है उसे छोड़कर यहाँ से चली जाती है, और उसी बात में वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, और इसीलिए उस लेटर में सारी बातें लिख देता है कि सब में मैं अकेला नहीं हूँ, पिताजी भी शामिल हैं। अब जैसे पिता का नाम वो सुनता है तो बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि पिता नाराज़ तो थे लेकिन उसे ये विश्वास नहीं था कि उसके पिता उसे जेल भिजवा देंगे। और यहाँ पर जो पिता होते हैं वह जब ये बात देखते हैं, यहाँ पर जो पिता होते हैं उस पर इतना विश्वास जब लड़के को नहीं था, तो इसीलिए जो लड़का होता है विक्की वह कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी जो वकील साहब होते हैं वो लेटर दे देते हैं, और साथ में एक ट्रांजैक्शन डिटेल होती है जिसमें उस ट्रक मालिक जन ट्रांसपोर्ट वाले के वहाँ पर वो काम किया करता था उसके अकाउंट में कुछ पैसे उसने भेजे थे। उसके बाद कुछ ऐसी बातें भी वह उसे बताता है जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है और लगता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया है। दरअसल यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने क्या क्या झेला है, एक बार तुम सुनोगे तो रोते रोते बंद नहीं होगे। जब तुम चले गए थे ना जेल, तो उसके बाद तुम्हारे छोटे भाई ने प्रॉपर्टी के लालच में तुम्हारी पत्नी को 6 महीने तक इतना परेशान किया, और जब उसने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया तो उसके बाद उस पर चरित्रहीन होने का टैग लगा दिया। चारों तरफ बदनामी कर दी कि इसने तो जानबूझकर अपने पति को जेल जाने के बाद अब ये इधर उधर गुलछर्रे उड़ाया करती है, ये किया करती है, वो किया करती है, और वो तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि फिर क्या हुआ। तो वह कहता है कि फिर उसके बाद जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी वो पिता के थ्रू उसके नाम हो जाती है, क्योंकि पिता के नाम थी तो पिता किसी के भी नाम कर सकता था। अभी तुम्हारे नाम तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और तुम्हें बेदखल भी कर रखा था। प्रॉपर्टी तो उसके नाम हो जाती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को वो संभाल नहीं पाता, और उससे पहले ही वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेता है, और अंतिम समय में वो अपनी वसीयत में पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिखकर चला गया था। जब ये लेटर मुझे मिलता है तो मैं इसे पेश करता हूँ, और तुम्हें जो भी छोड़ा जाता है वो इसी लेटर की वजह से छोड़ा जाता है, और साथ में अच्छे व्यवहार करके तुम्हें ऐसे छोड़ दिया गया था। मैं लेटर को जेलर साहब को दिखा करी, जेलर साहब को भी बड़ा बुरा लगता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। जब तुम्हारी कहानी उन्हें सुनाई तो उन्होंने भी कहा कि भाई इसको छोड़ना चाहिए, और अच्छे व्यवहार की तर्ज पर तुम्हें रिलीज कर देते हैं और कहते हैं कि बाद में इनका केस लड़ना। तो यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो बोलते हैं कि बताओ केस लड़ना है या नहीं लड़ना। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे केस वगैरह नहीं लड़ना, मुझे तो अपनी पत्नी के पास जाना है। इसके बाद जो विक्की होता है वो फौरन से वहाँ से दौड़ा जाता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचकर कहने लगता है कि माफ़ कर देना, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर जो पत्नी है वो अभी तक फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन जैसे अपने पति को वापस लौटा हुआ देखती है तो एकदम से उसको गले लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से हुआ करती हैं। लेकिन ये
ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर अपने प्यार पर शक करना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है हम दोनों को प्यार हुआ था और प्यार की वजह से मैं अपने घर वालों तक को छोड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने ऐसा कर दिया। उसके बाद जो पति होता है कि वो कहने लगता है कि कह रहा हूँ ना, माफ़ कर दो और चलो अब मैं ना तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जाऊंगा, आज रक्षाबंधन है तो वहाँ पर राखी बांधेंगे उसे। लेकिन जो पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना और मैं अपने भाई को राखी बांध चुकी हूँ। इस बात को सुनकर पति कहने लगता है कि मतलब, तो वो कहने लगती है कि दरअसल जिसे मैं गले लिपट रही थी वह और कोई नहीं, मेरे भाई से भी बढ़कर था, क्योंकि जब तुम जेल चले गए थे तो घर के अंदर राशन भी खत्म हो गया था, कमाने वाला कोई था नहीं, बच्चा भी छोटा था तो उसे छोड़कर कहाँ पर काम करने के लिए जाती। तो उसी समय मैंने अपने भाई से मदद मांगी थी, उसके पास इस बात की खबर पहुंचाई थी कि उसके जीजाजी जेल जा चुके हैं और मुझे मदद की ज़रूरत है। लेकिन उसने साफ बोल दिया कि देखो हम किसी की मदद करने वाले नहीं हैं और अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो अब तुम्हारा हमसे कोई नाता रिश्ता है ही नहीं। इस बात को कहकर उसने जो बात थी वो समाप्त कर दी अपनी, और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी और मन ही मन सोच रही थी क्या करूं। फिर मेरी साथ में जो परेशानियां थी वो तुम्हारे छोटे भाई की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और इन्हीं परेशानियों के चलते मैंने देखा कि भाई इस घर को बेच देती हूँ अपने पति के सारे उस जेल से बाहर निकालने के लिए। और जब मैंने ये घर बेचा तो उसी समय हमारा बेटा भी बीमार हो गया और उसके बाद मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगी। जब मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ तो वहीं पर ये भैया मिलते हैं जिनका नाम प्रशांत भैया होता है, और प्रशांत भैया हॉस्पिटल में काम किया करते हैं। अब जब वे वहाँ पर काम किया करते हैं तो एक दिन जो इससे पिछले वाला रक्षाबंधन था, उस रक्षाबंधन पर मैं बेटे को लेकर जाती हूँ। बेटे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाती हूँ। तो उसी समय जो प्रशांत भैया होते हैं वह हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, और जब लोगों के हाथों में वो राखी देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि न जाने ऐसा क्या था उनके मन में। और जब मैं उन्हें देखती हूँ कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा परेशान से बैठे हुए हैं और हर बार वो बच्चे को खिलाया करते थे और उसे कहा करते थे कि चैंपियन ठीक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं उन्हें उदास देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं पूछती हूँ कि भैया क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो। तो इस बात को सुनकर पहले तो बात को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मैं पूछती हूँ भैया बताओ तो सही बात क्या हो गई, तो इस बात को सुनकर जो प्रशांत भैया होते हैं वो एकदम से रोने लगते, रोते हुए कहते हैं कि बहन, दरअसल मेरी कोई बहन नहीं है ना। तो जब भी किसी के हाथ में राखी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी भी कोई बहन होती तो वो भी मुझे ऐसी राखी बांध कर आज भेजती। मैं घर से ऐसे ही आ गया, रुपया पैसा तो ठीक ठाक है, लेकिन एक बहन की कमी रह गई, अगर बहन होती तो बड़ा ही अच्छा रहता। इस बात को सुनकर मुझे भी रोना आ जाता है कि एक मेरा वो भाई है जो मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, उसे बहन की कदर ही नहीं है, और जिसकी बहन नहीं है वो कितनी कदर किया करता है। उसी दिन मैं उनसे कहती हूँ भैया चिंता मत करो, आज से मैं आपकी बहन हूँ। उसके बाद जब वह ये बात सुनता तो कहने लगता है कि सच में दीदी। तो उसके बाद मैं कहती हूँ कि हाँ भैया सच में मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसके बाद जो प्रशांत होता है वो कहता है ठीक है बहन हो तो रक्षाबंधन है, मुझे राखी बांधो। इसके बाद मैं वहीं पर अपने बच्चे को उसके पास छोड़ती हूँ और बाहर से राखी लेकर आती हूँ और उसको राखी बांधती हूँ। राखी बांधने के बाद मैं जब वहाँ से अपने बच्चे को इलाज करवाने लगती हूँ तो जो प्रशांत भैया होते हैं उन्हें मेरी पूरी कंडीशन पता थी कि मैंने अपने घर को बेचा है और अपने पति, जो मेरा पति जेल में है, वो उसके लिए घर को बेचा था, लेकिन बेटा बीमार हो गया और अब बेटे के इलाज में वो सारे पैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर उसे ये भी पता था कि जब कोई सहारा नहीं है, क्योंकि जब बैठकर बातें किया करते थे तो पूरी बातें हो जाती हैं, तो इसीलिए उसे पता था कि भाई इसके पास कोई सहारा नहीं है। तो उस दिन से लेकर आज तक यही हमें सहारा देते हुए आए हैं, क्योंकि इनके पास पुश्तैनी ज़मीन अच्छी खासी है और यहाँ पर ये काम किया करते थे। इसी बात को सोचकर यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई उस इंसान को उसने ऐसा समझा, लेकिन तभी वह उसकी आंखों के आंसू पहुँचता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो उसे वापस बुलाओ, और बच्चा कहाँ है। तो वो कहती है कि वो अंदर लेटा हुआ है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है और वही उसका इलाज करवा रहे हैं, सारा पैसा वही दे रहे हैं और घर के खर्च को वही चला रहे हैं। तो वह कहता है कि ऐसा करो तुम प्रशांत भैया को यहाँ पर बुलाओ, मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो सोचेंगे तो क्या कहेंगे।
यहाँ पर जो पत्नी होती है संजना, वह कहती है कि ठीक है, मैं फ़ोन करके देखती हूँ अगर उठा लेते हैं तो। उसके बाद संजना जो है उसको फ़ोन करती है और इतनी ही देर में जो बेटा होता है जो अंदर सो रहा था वह एकदम से बाहर आता है और यहाँ पर जो प्रशांत होता है वह भी फ़ोन को उठाता है। प्रशांत फ़ोन उठाता तो वो कहती है कि भैया घर आना ज़रा, मेरे पति वापस आ चुके हैं। तो इसके बाद प्रशांत वहाँ से चल देता है, लेकिन तभी जो बेटा होता है वह कहने लगता है कि मम्मा ये आदमी कौन है। इस बात को सुनकर जो संजना होती है वो कहती है कि बेटा ये तेरे पापा हैं, क्योंकि उस टाइम पर जब लड़का जेल गया था उस समय पर वो लड़का 1 साल का था और आज 2 साल बाद वो 3 साल का हो गया है। बोलने तो लगा है लेकिन अभी उसे नहीं पता कि उसके पिता कौन है, और जैसे पिता को सामने देखता है तो ऐसे कहकर पूछता है। तो यहाँ पर जब माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं तो उसके बाद एकदम से वो पास आता और कहता है कि सच में तुम मेरे पिता हो। अब नन्हे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर जो विक्की होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद एकदम से अपने बच्चे को गोद में भर लेता है। कहता है कि हाँ बेटा, मैं ही तेरा पिता हूँ। तेरा बचपन तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आगे से मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। यहाँ पर जो विक्की होता है वह अपने बेटे को गले लगाता है और इतनी देर में जो प्रशांत होता है वह भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो लड़का होता है विक्की, वह प्रशांत से माफ़ी मांगता है। कहता है कि भाई माफ़ कर दो, मैं गलती समझ चुका था। ये जो बोर्ड था घर का वो भी बदल चुका था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सही शायद मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और उस घर के अंदर अपने दूसरे पति के साथ रहा करती है, लेकिन मैं बहुत ही गलत था इस चीज़ में और मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं भाई साहब, गलती हर इंसान से हुआ करती है और आपने जो देखा वैसा ही सोचा। इसके बाद वो लोग दोबारा से वहाँ पर अच्छी तरह से हंसते खिलखिलाते हैं और जो लड़का होता है प्रशांत, वह अपनी बहन को कुछ तोहफा देता है। तोहफा लेकर आया था क्योंकि जब उसे पता चल गया था कि सब कुछ ठीक हो गया है तो वह अब उसे तोहफा ला कर देता है। कहता है कि ये लो बहन, ये तुम्हारा राखी का गिफ्ट है। उसके बाद वह गिफ्ट को ले लेती है और यहाँ पर अब जो विक्की होता है अब वह अपने पिता से मुलाकात करना चाहता है, क्योंकि पिता जो था वह अपनी घृणा के चक्कर में अपने ही बेटे को जेल करवा दिया था, तो उसे भी कुछ खरी खोटी बातें उसे सुनानी थी। ऐसा सोचकर वह वहाँ से वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तुम तो यहीं पर रहो और मैं अभी आता हूँ, कुछ काम है। पत्नी पूछती हुई कि कहाँ है, तो वह कहता है कि ज़रूरी काम है, बस उसी के लिए जाना चाहता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने घर जाता है, लेकिन घर जाकर देखता है तो उसका पिता काफ़ी ज़्यादा बीमार हालत में था और जैसे वो अपने बेटे को देखता है तो अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर प्रशांत गुस्सा तो होता है, लेकिन जब पिता की आंखों में आंसू देखता है तो कहने लगता है कि अब आ गई आपको अकल। तो वो कहता है कि बेटा मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो केवल ये चाहता था कि तुम्हें थोड़ा बहुत अकल आए और तुम मेरे पास आओ भाग कर कि भाई पिताजी मुझे बचा लो, मेरे साथ ऐसा हो गया है। लेकिन उस केस में तुम्हें डायरेक्ट सज़ा हो गई और जब तुम्हें सज़ा हो जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे एहसास होता है कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया है। ये एहसास जब मैं अपने छोटे बेटे को बताता हूँ तो अब तक वह अपनी प्रॉपर्टी को नाम करवा चुका था और जब प्रॉपर्टी को वो अपने नाम करवा लेता है तो उसके बाद मुझसे कह देता है कि अब चाहे कुछ भी हो, ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम आ चुकी है। और उसके बाद मुझे बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन अब तुम बाहर आ गए हो, ये बहुत अच्छी बात है और माफ़ करके चले जाना मुझे, बेशक कहीं भी जाना हो तुम्हें। ऐसा कहकर जो पिता होता है वह रोने लगता है और उसके पैरों की तरफ बढ़ने लगता है अपने ही बेटों की। लेकिन तभी जो बेटा होता है वो पीछे हटता और कहता है कि ठीक है पिताजी, आपने जो किया था उसकी सज़ा शायद आपको मिल चुकी है और मैंने भी आपको माफ़ कर दिया है। ऐसा कहकर बेटा फिलहाल यहाँ से चला जाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वह अपने बेटे की आस तो किया करता है, क्योंकि 2 ही बेटे थे। एक बेटा तो पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, छोटा वाला, और जो बड़ा वाला था वह अब आपसे अलग रहा करता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता और कुछ दिनों बाद पिता और भी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो यहाँ पर जो ये विक्की होता है यही संजना के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि अब ठीक ठाक कमाने लगा है। और यहाँ पर जो पिता होता है वह उसे अपने घर में रहने के लिए कहता है कि बेटा माफ़ कर दो और यहीं पर रहो मेरी देखभाल के लिए। कुछ दिनों में पिता ठीक हो जाता है और फिलहाल के समय में जो विक्की का पिता है वो अपने पोते के साथ खेला करता है, वो भी ठीक हो चुका है, क्योंकि बच्चे के साथ सुना है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बड़ी खुश रहा करते हैं और इसीलिए उसकी बीमारी बहुत जल्द से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी
और आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।